रानी रूपमती। तेरी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार को ये सब कहने की? आखिर तूने विवाह तोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? रूपमती की मां की आवाज हर तरफ गूंज उठी थी। रूपमती ने अपने महल के अंदर अभी कदम रखा ही था कि वहीं खड़ी उसकी मां ने रूपमती की ओर गुस्से से कहा। रूपमती यशवर्धन के महल से एक घोड़ा लेकर बिना किसी को बताए यहां तक आ गई थी। वो जानती थी कि राजकुमार ने खुद ये फैसला लिया था कि वो उसे अब वापस लौटने देगा, और महल में आखिरी बात जो रूपमती ने सुनी थी उसके बाद ही उसने तय कर लिया था कि वो वहां एक पल और नहीं रुकेगी। राजकुमारी रूपमती के मना करने के बाद भी 15 दिन पूरे होने पर राजकुमार रूपमती से शादी करने की बातें कर रहा था। अच्छा हुआ कि यहां आने से पहले रूपमती ने वो सारी बातें सुन ली और वो झट से इधर आ गई। हमें सिर्फ अंश से मतलब है। महाराज के कहे ये शब्द रूपमती के दिमाग में घर बनाकर बैठ गए थे। वो कभी भी खुद के शरीर का इस तरह से इस्तेमाल होता नहीं देख सकती थी। मां, मुझे अंदर तो आने दो, रूपमती ने अपनी मां की बात सुनते ही कहा। रूपमती को महल के अंदर आने की आज्ञा नहीं मिल रही थी। उसने जैसे ही घोड़ा महल के दरवाजे की ओर बढ़ाया था, 2 सिपाहियों ने महल के बड़े बड़े दरवाजों को रूपमती के मुंह पर बंद करते हुए कहा था, माफ करिएगा राजकुमारी, लेकिन राजा का यही फैसला है। रूपमती ने कुछ सोचते हुए कहा, मां, अंदर तो आने दो, आप मुझे बाहर कब तक रखेंगी? रूपमती ने कहा। वो बार बार आसपास देख रही थी। प्रजा के लोगों की नजर अब रूपमती पर जाने लगी थी और वो उसे देख रहे थे। कुछ लोग अपनी जगह पर रुक गए थे और एक दूसरे के कान में खुसफुसाने लगे थे, देखो, ये तो राजकुमारी है। हाँ, ये राजकुमारी यशवर्धन के महल से वापस आ गई। इनके विवाह का क्या हुआ? मुझे तो लगता है राजकुमार यशवर्धन ने ही इन्हें अपने महल से निकाल दिया है। हाँ, यहां से भी तो भाग कर गई थी। देखने से तो ऐसा लग रहा है वहां से भी भाग कर आई है। रूपमती से थोड़ा ही पीछे खड़े लोग एक दूसरे से कह रहे थे। रूपमती उनकी बातें सुन सकती थी। वो उनकी नजरों में अपने लिए नफरत साफ साफ देख सकती थी। वो जानती थी कि रूपमती को वहां देखकर उनमें से कोई खुश नहीं था। रूपमती ने एक बार फिर पलटकर उन लोगों को देखा और घबराई हुई नजरों से वो अपनी मां से बोली, मां, लोग बात कर रहे हैं, अंदर आकर बात करते हैं। रूपमती की मां महल के दरवाजे के अंदर खड़ी थी और रूपमती खुद दरवाजे के बाहर। वो दोनों एक दूसरे से दरवाजे के बीच के एक हिस्से को खोलकर बात कर रहे थे। रूपमती की मां ने गुस्से से उसकी ओर देखा और सिपाही से कहा, इसे अंदर आने दो। तुरंत अगले ही पल दरवाजा खुला और रूपमती अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही दरवाजे को जल्दी से पीछे से बंद कर दिया गया। रूपमती ने अंदर आते ही अपनी आंखें बंद की और होश में आते हुए एक लंबी आह छोड़ दी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके होश उड़ गए। रूपमती के सामने उसकी मां नहीं थी, बल्कि महल के ढेर सारे सिपाही, जिन्होंने अपनी तलवार तानी हुई थी और वो रूपमती के करीब खड़े थे, जैसे अगले ही पल रूपमती की जान लेने वाले हो। रूपमती ने उनको देखते ही अपना एक कदम पीछे बढ़ाया और उस भीड़ में अपनी मां को ढूंढते हुए कहा, मां। तभी रूपमती को उन सब के पीछे खड़ी उसकी मां नजर आई। रूपमती, तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, उसकी सजा मिलना जरूरी है, रूपमती की मां ने कहा और वो वहां से पीछे मुड़कर चली गई। रूपमती के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो बहुत घबरा गई थी। अचानक से ये सब देखते ही उसके होश उड़ गए थे। ये सब क्या हो रहा है? रूपमती ने कपकपाती हुई आवाज में कहा और तभी उसे उन्हीं तलवारों से घेरे हुए वो सिपाही महल के दरबार में ले गए। महल के दरबार में एक बड़ी बैठक थी। सारे कर्मचारी और राजा खुद वहां बैठे थे। महल की दासियां अपनी राजकुमारियों के साथ थीं और रूपमती की मां भी वहां पर अपनी जगह पर बैठी थी। रूपमती ने महल के दरबार में अपनी जगह की ओर देखा। उसकी जगह खाली थी। ना तो वहां कोई दासी खड़ी थी और ना ही कोई और। रूपमती ने ये देखते ही वापस से अपनी नजरें जमीन की तरफ घुमा ली। रूपमती को चारों तरफ से सिपाहियों ने घेरा हुआ था। रूपमती के साथ ये व्यवहार इसलिए हो रहा था ताकि महाराज से फिर से वो गलती ना हो जो आखिरी बार हो गई थी। रूपमती को बैठक के बीचों बीच खड़ा किया गया। महाराज उसके ठीक सामने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। रूपमती ने अपनी नजरें उठाई और वो अपने पिता की ओर देखने लगी, जो कि इस समय उसे सिर्फ
नफरत के भाव से देख रहे थे, जैसे वो किसी पाप से भी बुरी चीज करके आई हो। महल के दरबार में बैठे लोगों ने तेजी से खुसफुसाना शुरू कर दिया। हर कोई रूपमती को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई खूनी हो और यहाँ सजा सुनने के लिए खड़ी हो। यशवर्धन के महल में रूपमती ने जो कुछ किया था वो मेवाड़ के महल में, यानी उसके खुद के महल में लोगों के जरिए बताया जाता था। वहां तक खबर पहुंचते पहुंचते बदल जाती थी और रूपमती की उसके खुद के महल में सिर्फ बुराई होती थी। आज मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अपनी खुद की औलाद को सजा देने जा रहा हूं, रूपमती के पिता महल के महाराज ने कहा। उनके चेहरे पर एक गुस्से भरा भाव था। रूपमती का उठा हुआ चेहरा वो देखते ही बोले, तुम अपनी शर्म भूल चुकी हो? जानती नहीं कि तुम इस समय सजा सुनने के लिए यहां पेश की गई हो? अपनी नजरें जमीन की ओर झुकाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी आंखों में देखने की? अपनी सारी शर्म भूल चुकी हो तुम। रूपमती के पिता ने ये शब्द इतने गुस्से से कहे थे कि रूपमती का शरीर कांप उठा था। दरबार में हर कोई रूपमती को गुस्से से देखने लगा। रूपमती की मां ने अपना मुंह फेर लिया। वो बस मन ही मन ये सोच रही थी कि उनकी बेटी की वजह से महल और राज्य में उनकी कितनी बेइज्जती हुई थी। हालांकि आवाज सुनते ही रूपमती घबरा गई थी, लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं झुकाई। रूपमती ने यह सुनते ही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। रूपमती के ये शब्द सुनते ही दरबार में हो रही बातें और तेज हो गई। वो सब एक दूसरे को देखकर और तेज तेज बातें करने लगी और रूपमती के खिलाफ बोलने लगी। तभी राजकुमार के ठीक बगल में बैठा उनका एक करीबी कर्मचारी अपनी जगह से उठा और बोला, यह आप कैसी बात कर रही हैं राजकुमारी रूपमती? अपनी गलती स्वीकार करनी होगी आपको। आसपास बैठे बाकी के करीबी कर्मचारी भी तेज आवाज में बोलने लगे, शर्म खो बैठी है लगता है, वो अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। औरत के नाम पर धब्बा। रूपमती ने अब जैसे खुद को उनकी बातों से कठोर बना लिया था। वो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, तो आपकी नजर में जो लड़की खुद के लिए खड़ी होती है वो धब्बा है? रूपमती के इस सवाल से दरबार में मौजूद लोगों के बीच गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। किसी से यह स्वीकार ही नहीं हो रहा था कि रूपमती इतना बड़ा जुर्म करके आने के बाद उनसे नजरें मिलाकर खड़ी थी। तभी दरबार में दूसरा कर्मचारी उठा और रूपमती की ओर उंगली उठाकर बोला, अपनी जगह मत भूलो। हम सब जानते हैं कि राजकुमार यशवर्धन के महल में क्या हुआ और क्या नहीं। उसके बाद तुम्हारा यहां आकर हमसे नजरें मिलाकर बात करना, खुद की इज्जत है या नहीं तुम्हारे अंदर? महाराज कुछ देर के लिए चुप हो गए थे और सिर्फ उन सब को देख रहे थे। उनके चेहरे को देखकर यह साफ हो रहा था कि वो किसी सोच में डूबे हुए थे। तभी रूपमती ने गुस्से से कहा, क्या किया है मैंने? हाँ, सिर्फ उनसे विवाह करने से इनकार? यही तो किया है ना मैंने। नहीं करना चाहती मैं उनसे विवाह, नहीं बनना चाहती मैं उनकी रखैल। रूपमती का हर एक शब्द जैसे आग में घी डाल रहा था। वो अभी आगे बोलने ही लगी थी कि तभी चिल्लाते हुए महाराज ने कहा, बस, अब मैंने एक और शब्द तुम्हारे मुंह से सुना तो मैं इसी जमीन में तुम्हारे उस सखे की तरह तुम्हें गाड़ दूंगा। इन शब्दों में दरबार में एकदम शांति हो गई। यहां तक कि रूपमती भी अब एकदम शांत थी। किसी के अंदर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। रूपमती का गला एकदम सूख चुका था। कम खाने की वजह से उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे वो इसी जगह पर बेहोश हो जाएगी। लेकिन फिर भी खुद को किसी तरह से संभालते हुए रूपमती वहां खड़ी थी। महल में सब लोग रूपमती के खिलाफ थे। वो जानती थी कि आज उसे मार दिया गया तो शायद किसी को उसके लिए दुख नहीं होने वाला। लेकिन इन सब में एक औरत थी जो उसे अपनी बेटी से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दरबार के एक कोने में खड़ी वो औरत रूपमती की ओर आंसुओं से भरी नजरों से देख रही थी। वो रूपमती की दासी थी, जिन्होंने बचपन से रूपमती को पाला था और जो रूपमती को शायद उसके मां बाप से भी ज्यादा अच्छे से जानती थी। मीरा की उम्र रूपमती की मां की उम्र की थी। रूपमती शायद ये बात नहीं जानती थी, लेकिन उसके जन्म के बाद, क्योंकि रूपमती के मां बाप को एक बेटा नहीं हुआ था, रूपमती की मां महारानी ने उसे दासी के हवाले कर दिया था। कितना समय बीत जाता था जब रूपमती भूख से रोती रहती थी, तब रूपमती की दासी ही उसे अपना दूध पिलाकर चुप कराती थी। जिसके बाद रूपमती की मां ने
मीरा को ही ये काम सौंप दिया था। रूपमती की माँ काफी समय पहले से ही रूपमती को पसंद नहीं करती थी। उनका लगाव उनके छोटे बेटे से था। हाँ, रूपमती के भाई से, जो कि रूपमती से सिर्फ 2 साल छोटा था। जंग में गया रूपमती का भाई अभी अभी लौटा था। उसने रूपमती के कारनामों के बारे में खत में पहले ही पढ़ लिया था। जैसे ही दरबार में रूपमती के भाई ने कदम रखा, अचानक से महाराज को छोड़कर सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। रूपमती ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाकर उन सबको देखा तो वो चौंक गई। वो नहीं जानती थी कि आखिर ये हो क्या रहा था। उन सब की आंखों का पीछा करते हुए रूपमती ने पीछे देखा और तभी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। चंद्रमान, रूपमती ने हल्की और कमजोर आवाज में कहा। चंद्रमान अंदर आया और फिर रूपमती को देखे बिना ही सीधे अपने पिता महाराज के पास चला गया। उसने अपने कदम नीचे और सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। महाराज की जय हो, चंद्रमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन ये मुस्कान एक पल और न टिकी। जैसे ही चंद्रमान ने पीछे मुड़कर रूपमती को देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया था। आखिर क्या होगा रूपमती के साथ आगे? क्या उसका ये भाई उसके साथ था या उसके खिलाफ? जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इसे अभी के अभी काल कोठरी में बंद कर दो, महाराज ने रूपमती की तरफ उंगली उठाकर कहा। रूपमती अभी भी उनकी आंखों में आंखें मिलाकर उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज के ठीक बगल में खड़ा रूपमती का भाई चंद्रमान ये सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोला। वो बिना किसी भाव के रूपमती की ओर देख रहा था। रूपमती ने अपनी उम्मीदों से भरी आंखों से चंद्रमान को देखा, लेकिन चंद्रमान ने उसका ऐसा करते ही अपना मुंह फेर लिया। चंद्रमान और रूपमती बचपन से साथ थे। आज तक रूपमती को ये सब लड़कों के खेल, फिर चाहे वो चौसर हो या तलवारबाजी, सब कुछ चंद्रमान ने ही सिखाया था। लेकिन आज चंद्रमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रूपमती की इन हरकतों से शर्मनाक महसूस कर रहा था। रूपमती ने धीमी आवाज में चंद्रमान की ओर देखते हुए कहा, चंद्रमान, तुम भी? लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रमान ने कुछ नहीं कहा। महाराज के आदेश देते ही वो लोग काम पर लग गए और रूपमती को चारों ओर से घेरते हुए काल कोठरी में ले जाने लगे। रूपमती रो रही थी, लेकिन उसके पास अब कोई और चारा भी नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद रूपमती को कोठरी के पास लाए और वो अपने आप ही दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। रूपमती के लिए ये सब मुश्किल होते जा रहा था। काल कोठरी के अंदर माहौल एकदम शांत था। महल से बाहर हो रही बातें काल कोठरी में सुनाई नहीं दे सकती थी। कोठरी की दीवारें इतनी लंबी और मोटी कि तुम अपने बगल वाले की भी आवाजें नहीं सुन सकते थे। रूपमती यहाँ एक बार आई थी, जब बचपन में किसी गलती की वजह से उसके भाई को महाराज ने सजा देने के तौर पर काल कोठरी में बंद कर दिया था। उस समय भी महाराज को ऐसा लगता था कि छोटी से छोटी गलती की सजा देना जरूरी होता है, वरना इंसान उन गलतियों की अहमियत कभी नहीं समझ पाता। रूपमती ने पीछे मुड़कर दीवार के ऊपरी हिस्से में एक छोटी सी खिड़की देखी, जिसके बाहर से आ रही रोशनी से रूपमती के छोटे से कमरे में हल्का उजाला हो रहा था। रूपमती ने उस खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की ताकि वो बाहर देख सके, लेकिन कद छोटा होने की वजह से वो उस खिड़की तक नहीं पहुंच पाई। कुछ देर के बाद रूपमती जमीन पर बिछी उस गंदी चादर पर लेट गई। रूपमती ने अपने सर पर हाथ रखा और एक लंबी आह भर ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे भी काल कोठरी में रहना पड़ेगा। रूपमती नहीं जानती थी कि वो यहां से कब और कैसे निकलने वाली थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसकी जिंदगी इस जगह पर कभी खत्म नहीं हो सकती थी। रूपमती ने अपनी आंखें बंद की तो उसे राजकुमार यशवर्धन का चेहरा नजर आने लगा। इतने समय तक उनके महल में रहने के बाद रूपमती को कहीं ना कहीं उनसे हो रही नोकझोंक की आदत हो गई थी, लेकिन आखिरी बार
राजकुमार यशवर्धन की बातें सुनकर रूपमती को एहसास हो गया था कि वो उस जगह में कभी नहीं रह सकेंगी। वो जानती थी कि मेवाड़ लौटने पर उसके साथ ये व्यवहार हो सकता था, लेकिन रूपमती वहां रहकर भी अपना अपमान नहीं सह सकती थी। रूपमती को अचानक से फिर से वो समय याद आया और उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और कोई रूपमती की कोठरी के बाहर आकर रुक गया। रूपमती ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो गई और भावुक होकर दरवाजे के पास भाग गई। चंद्रभान, तुम आ गए। मुझे पता था तुम मुझे यहां से लेने जरूर आओगे। चलो हम अभी। रूपमती ने अपने भाई को देखते ही कहा। वो उस जेल के ताले की ओर देखने लगी, इस उम्मीद से कि शायद चंद्रमान उसे उसके लिए खोल देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो बस कुछ देर तक उसकी ओर चुपचाप देखता रहा। चंद्रमान, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? कोई आ जाएगा, रूपमती ने फिर से कहा। वो आसपास उस अंधेरी जगह में देखने लगी। उसे डर था कि कोई आ जाएगा और फिर चंद्रमान उसकी मदद नहीं कर सकेगा, लेकिन रूपमती को यह नहीं पता था कि चंद्रमान यहां उसकी मदद करने आया ही नहीं था। मैं यहां तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूं रूपमती, चंद्रमान ने बिना अपने चेहरे का भाव बदले कहा। रूपमती ये सुनकर हैरान थी। उसे ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने कान पर। क्या उसने सही सुना था? क्या सच में उसका भाई उसकी मदद नहीं करना चाहता था? आखिर वो उसकी मदद करने नहीं तो क्या करने आया था? रूपमती के चेहरे के भाव बदल गए। उसने हैरानी से चंद्रमान की ओर देखा और अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, तो क्या करने आए हो यहां? बाकियों की तरह मुझे ताने देने, मेरी गलतियां मुझे बताने, ये कहने कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सही है? रूपमती ये कहते हुए पीछे मुड़ गई। उसने चंद्रमान से अपनी नजरें चुराते हुए अपनी आंखें पोंछ ली। चंद्रमान ने उसकी बात सुनते ही कहा, हां, यही कहने आया हूं कि मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ सिखाया। मैंने खुद अपने हाथों से सब सिखाया तुम्हें, और तुमने उसका हम सबको ये सिला दिया। तुम जानती भी हो कि तुम्हें यहां देखकर मुझे कैसा लग रहा है। ये कहते हुए चंद्रमान ने एक लंबी आह भरी और आगे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो। मन कर रहा है कि पिताजी से कहकर खुद को भी काल कोठरी में डलवा दूं, ताकि मेरी इस गलती की सजा मुझे मिल सके। मेरे लिए जीना मुश्किल हो रहा है रूपमती। रूपमती को ये सारी बातें बकवास लग रही थी। उसे अभी इसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका खुद का भाई उसकी मदद करने से इनकार कर रहा था। क्या दिन आ गए थे, अपने पराये बन गए थे रूपमती के लिए। रूपमती ने अपनी भाई की बातें सुनते ही कहा, तो जाओ, कह दो उन्हें मुझसे क्या चाहते हो। अगर ये सब सुनाने के लिए यहां आए थे तो बस भाई, सुन लिया मैंने। लेकिन मैं आपसे भी वही कहूंगी जो मैंने औरों से कहा। मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं सिर्फ खुद के लिए खड़ी हुई हूं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। और मुझे लगा था कि आप ये बात सबसे अच्छे से समझ सकोगे, क्योंकि सिर्फ आप मुझे जानते हो। आपको पता है कि मैं कैसी हूं और कैसी नहीं। लेकिन आज आपने भी जैसे मुझे माँ बाबा की तरह पराया कर दिया है। ये कहते हुए रूपमती की आंखें फिर से भरा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। चंद्रमान हालांकि रूपमती से गुस्सा था, लेकिन अपनी बड़ी बहन को इस तरह से रोता हुआ देखकर उसका गुस्सा अपने आप ही पिघल सा गया। उसने जेल की सलाखों के अंदर अपने हाथ डालते हुए रूपमती का चेहरा प्यार से पकड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछने लगा। फिर अचानक से उसने आवाज को बदलते हुए कहा, देखो रूपमती, कभी कभी खुद के अलावा किसी और के बारे में भी सोचना पड़ता है। क्या तुम जानती भी हो कि मुगलों से लड़ना आजकल कितना जरूरी हो गया है? अगर आज तुम राजकुमार यशवर्धन से शादी कर लेती हो तो दोनों राज्य साथ हो जाएंगे और मुगलों से साथ में लड़ सकेंगे। मैं मैदान में था, मैंने मुगलों से लड़ाई की है। मुझ पर विश्वास करो, तुम वो जिंदगी नहीं झेल पाओगी रूपमती। ये सुनते ही रूपमती की आंखें एक बार फिर भर आई। वो मन ही मन सोचने लगी कि एक औरत बनकर रहना कितना मुश्किल था। आखिर हर बार किसी दूसरे के बारे में सोचने के बाद कैसे एक औरत से ये उम्मीद भी थी कि वो विवाह भी अपनी मर्जी से ना करे। रूपमती चुप हो गई। चंद्रमान ने अपनी बात कहकर कहा, अगर तुम तैयार हो जाती हो तो पिताजी से कहकर मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम राजकुमार यशवर्धन के राज्य से कैसे आई हो। क्या राजकुमार से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? रूपमती अपनी भाई की आंखों में बेबसी और चिंता साफ देख सकती थी।
पर अब जो वो कहने वाली थी वो जानती थी कि उसके भाई को भी अच्छा नहीं लगने वाला था। वो मुझसे अंश चाहते हैं और मैं उन्हें वो नहीं दे सकती। रूपमती ने ये शब्द बहुत हिचकिचाते हुए कहे और ये कहते हुए वो मुड़ गई। उसने चंद्रमान से अपनी नजरें चुरा ली। रूपमती की बात सुनते ही चंद्रमान बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्यों नहीं दे सकती? देखो रूपमती, अगर तुम यहां पर यह सोच रही हो कि एक लड़की से ऐसी ख्वाहिश रखना गलत है तो तुम गलत हो। देखो, उन्हें अपना राज्य आगे बढ़ाना है, वो अंश के बारे में आखिर क्यों नहीं सोचेंगे? रूपमती ने इस बात को सुनते ही कहा, मैं जानती हूं, लेकिन बात यह नहीं है। मैंने उन्हें बताया नहीं, लेकिन असल बात यह है कि मैं उन्हें वो अंश दे ही नहीं सकती। रूपमती का भाई अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बार बार रूपमती की ये बात सुनकर वो सोच रहा था कि आखिर इस बात का क्या मतलब था। तभी रूपमती ने उसको समझाते हुए कहा, कुछ समय पहले ही मुझे ये बात पता चली थी कि मैं कभी मां नहीं बन सकती चंद्रमान। चंद्रमान को इन शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। उसने रूपमती की ओर देखा और कहा, तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारी हम शादी न करवाएं? रूपमती, तुम्हें बाबा यहां से बाहर नहीं निकलने देंगे। तुम ऐसा नहीं कह सकती। चंद्रमान चिंता में खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके हाथ जैसे ठंडे पड़ने लगे थे। ये एक बड़ी बात थी। वो जानता था कि अगर ये बात बाहर गई तो उसके परिवार का नाम बहुत खराब होगा और साथ ही साथ हो सकता था कि रूपमती से कोई शादी ही ना करे। रूपमती ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। रूपमती सच कह रही थी। चंद्रमान ने यह सुनते ही कहा, तुमने ये कहां से जांच करवाई? हो सकता है कि ये गलत हो रूपमती। मुझे विश्वास है कि ये गलत है। रूपमती ने यह सुनते ही धीमी आवाज में कहा, मैंने वहीं पर यह जांच करवाई थी, लेकिन इस बारे में सिर्फ मैं और वहां की वैद्य जानती है। हो सकता है कि ये सब गलत हो। तुम चिंता मत करो, मैं इसकी फिर से जांच करवाऊंगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चंद्रमान आगे कुछ कहने ही वाला था कि उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी और वो एक कोने में जाकर छुप गया। काल कोठरी में महल के लोगों का आना सख्त मना था और अब क्योंकि राजकुमारी रूपमती भी यहां थी तो महाराज ने नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया था। काल कोठरी को संभालने वाला व्यक्ति रूपमती के जेल के पास आया और उसे बुरी नजरों से देखता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि चंद्रमान सही समय पर पीछे वाले रास्ते से निकल गया था। उसे कोई परेशानी नहीं हुई। चंद्रमान जब अपने कक्ष में जाने लगा तो रास्ते में उसने अपने पिता यानी महाराज के कक्ष से कुछ आवाज सुनी। रूपमती को दी गई सजा प्रजा को कम लगी है। हो सकता है कि उसकी सजा बढ़ानी होगी। बढ़ाने से आपका क्या मतलब है? महारानी ने पूछा। अगर राजकुमार यशवर्धन ने उसे स्वीकार नहीं किया तो हमें उसे फांसी की सजा देनी होगी। महाराज ने ये शब्द गंभीरता से कहे। क्या सच में रूपमती को फांसी की सजा होगी, या फिर राजकुमार यशवर्धन सच जानने के बाद भी उससे शादी कर लेंगे? ये सब जानने के लिए सुनते रही रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। चंद्रमान ने जब अपने माता पिता की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। अपनी बहन को फांसी पर सोचते ही चंद्रमान के बदन के रोंगटे खड़े हो गए। वो कभी जिंदगी में ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। उसने मन ही मन खुद से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहकर चंद्रमान तुरंत अपने कक्ष में चला गया। वो जानता था कि कुछ भी करके उसे तुरंत फैसला लेना था। पूरी रात इधर से उधर करवट बदलते हुए चंद्रमान ने ये सोचा कि वो किस तरह से इस बात को संभालेगा। पूरी रात ना तो चंद्रमान को नींद आई और ना ही वहां काल कोठरी में लेटी रूपमती को। लेकिन रूपमती को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके माँ बाप उसके खिलाफ क्या क्या सोच रहे थे। वो बस बेमन लेटी काल कोठरी में कुछ गुनगुना रही थी। इसी बीच अचानक से रूपमती को वो धुन याद आई जो राजकुमार यशवर्धन अपनी बांसुरी में बजाया करते थे।
उस धुन के बारे में सोचते हुए रूपमती उसी को गुनगुनाने लगी। काल कोठरी की उस छोटी सी खिड़की से धीरे धीरे रोशनी अंदर आने लगी। उसे देखकर रूपमती को एहसास हुआ कि सुबह हो गई थी। कुछ देर में चिड़ियां भी बाहर चहचहाने लगी। रूपमती ने उनकी आवाज सुनकर गुनगुनाना बंद कर दिया और अपनी आंखों को आराम देने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एक तरफ रूपमती के महल में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार यशवर्धन के महल में हर किसी का रूपमती के जाने के बाद कुछ अलग ही भाव था। राजकुमार यशवर्धन की मां बेहद खुश थी, यहां तक कि वो राजकुमार को मधु से मिलाने और उसे महल में बुलाने की बात कर रही थी। मां, मैं राजकुमारी मधु से विवाह के लिए तैयार नहीं हूं, राजकुमार ने बहुत बेमन के साथ कहा। जब से राजकुमारी रूपमती गई थी, राजकुमार यशवर्धन के चेहरे की वो मुस्कान गायब हो गई थी। राजकुमारी रूपमती ने जैसे उनसे उनकी खुशी छीन ली थी। हालांकि राजकुमार शुरू से जानते थे कि रूपमती को उनसे विवाह नहीं करना था, लेकिन उनके जाने पर राजकुमार फिर भी काफी दुखी महसूस कर रहे थे। राजकुमार अपनी मां से झगड़ते हुए उनके कक्ष से बाहर आ गया। उनके बाहर जाते ही महारानी ने कुछ सोचकर राजकुमारी मधु को एक खत लिखा और उन्हें महल आ जाने को कहा। अब क्योंकि राजकुमार यशवर्धन खुद से नहीं मान रहे थे, इसलिए महारानी ने तय कर लिया था कि वो मधु को यशवर्धन का दिल जितवा कर रहेंगी। खत में उन्होंने मुस्कुराकर लिखते हुए मधु से कहा, आप जानती होंगी कि राजकुमारी रूपमती महल से जा चुकी है। उनका और राजकुमार यशवर्धन का अब कोई रिश्ता नहीं रहा है। अब मैं चाहती हूं कि आप राजकुमार का दिल जीते। इसके लिए मैं आपको महल में आमंत्रित कर रही हूं। आपसे मिलकर खुशी होगी। ये लिखने के बाद महारानी ने उस खत को मधु के राज्य पहुंचाने का आदेश दे दिया। राजकुमार जानते थे कि उनकी मां चाहती हैं कि उनकी शादी मधु से हो, लेकिन वो ये कैसे कह सकते थे कि अभी तक उनके दिल और दिमाग में सिर्फ राजकुमारी रूपमती थी। ना तो वो राजकुमारी रूपमती के अलावा एक चीज भी सोचते थे और ना ही सोचना चाहते थे। वो उनके दिन से लेकर रात तक का पहला और आखिरी ख्याल बन गई थी। राजकुमारी रूपमती के बारे में जानने के लिए राजकुमार ने अपने खुफिया आदमी को उनके राज्य भेजा था। यहाँ पर हुई लड़ाई के बाद राजकुमार को डर था कि उनके महल में भी काफी परेशानी राजकुमारी को हुई होगी। राजकुमार बगीचे के पास एक जगह पर अकेले खड़े थे और सामने देख रहे थे, जब अचानक से एक आदमी उनके पीछे से आया और आसपास देखते हुए बोला, राजकुमार की जय हो। राजकुमार ने उसकी आवाज सुनते ही बगीचे में खुद भी आसपास देखा कि वहां पर कोई उनकी बातें सुनने वाला ना हो, और फिर वो बोले, क्या खबर लाए हो? ये सुनकर उस आदमी ने अपनी नजरें झुकाकर एक एक करके सब कुछ बताना शुरू कर दिया। यहां से लौटने के बाद राजकुमारी रूपमती की उनके महल में काफी बुराई हुई, यहां तक कि उनकी मां ने भी उन्हें घर के अंदर लेने से इनकार कर दिया था। ये शब्द सुनते ही राजकुमार यशवर्धन के चेहरे के भाव बदल गए। उनके चेहरे पर राजकुमारी रूपमती के लिए चिंता साफ नजर आने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने पहले उस आदमी की बात का खत्म होने का इंतजार किया था। महाराज भी काफी खिलाफ थे राजकुमारी रूपमती के, और बैठक में मौजूद सब लोगों के बीच राजकुमारी रूपमती को काल कोठरी में बंद कर देने का आदेश दिया उन्होंने। काल कोठरी में? ना चाहते हुए भी राजकुमार के मुंह से ये शब्द निकल गए। जी, काल कोठरी में। और लोग इतना ज्यादा नाराज हैं कि ये बात भी फैली हुई है कि अगर आपने अभी भी राजकुमारी रूपमती को स्वीकार नहीं किया तो सजा के तौर पर उन्हें फांसी भी हो सकती है। उस आदमी ने राजकुमार को अपनी दबी हुई आवाज में बताया। राजकुमार यशवर्धन ने जब ये शब्द सुने तो उनके होश उड़ गए। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कभी भी राजकुमारी रूपमती के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते थे। ठीक है, तुम जा सकते हो, राजकुमार ने उस आदमी से कहा और तुरंत उसे वहां से भेज दिया। राजकुमार अकेले खड़े होकर राजकुमारी रूपमती के बारे में सोचने लगा और खुद से ही बोले, ये किस मुसीबत में फंसा लिया है आपने खुद को राजकुमारी। राजकुमार यशवर्धन रूपमती के साथ ऐसा होता नहीं देख सकते। उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अपने कक्ष में वापस लौटने के बाद उन्होंने इस बारे में बात करने के लिए कुमार साहब को बुलाया। कुमार साहब को जब ये बात पता चली तो वो बोले, लेकिन आप उन्हें कैसे बचाएंगे राजकुमार, उन्हें स्वीकार करके? यशवर्धन ने तुरंत कहा,
उन्होंने इस बात को लेकर ज्यादा ख्याल नहीं दिया था। ये सुनकर कुमार साहब बोले, लेकिन क्या वो आपको स्वीकार करेंगी? इतने समय तक मैंने उन्हें देखा है यहाँ। वो बहुत खुदगर्ज हैं। वो परेशानी में भी किसी से मदद नहीं मांगेंगी। ये सुनने पर राजकुमार बोले, लेकिन अगर हम नहीं गए तो राजकुमारी को फांसी हो सकती है। राजकुमार की ये बात सुनकर कुमार साहब चुप हो गए। वो जानते थे कि वो राजकुमार को रोक नहीं सकते थे। वो बोले, ठीक है, अगर यही बात है तो हम उन्हें एक खत लिखकर भेज देते हैं। नहीं, मैं खुद वहां जाना चाहता हूं, राजकुमार ने कुमार साहब से कहा। और फिर वो बोले, और मैं अभी निकलना चाहता हूं। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको महाराज और महारानी से पूछना होगा। कुमार साहब ने राजकुमार को समझाया, लेकिन राजकुमार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें डर था कि हर मिनट राजकुमारी रूपमती की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। वो बार बार यही सोच रहे थे कि आखिर राजकुमारी रूपमती की क्या हालत हो रही होगी कालकोठरी में। ना जाने उसके महल में लोग उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे होंगे। इतने कम दिन साथ रहने पर भी राजकुमार राजकुमारी के प्रति अलग ही भावनाएं अपने मन में महसूस करने लगे थे। उनके लिए राजकुमारी की खुशी मायने रखने लगी थी, और राजकुमारी को इस तरह परेशानी में देखना उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। हालांकि राजकुमारी और उनके बीच झगड़े भी होते थे, विवाह को लेकर नोक झोंक थी, लेकिन ये सब राजकुमार को उनके और भी करीब ले आया था। राजकुमार ने तुरंत ही बिना महाराज को बताए अपने साथ कुछ सिपाही लिए, और कुमार साहब के साथ वो अपने घोड़े पर राजकुमारी के महल मेवाड़ की ओर निकल गए। राजकुमार मेवाड़ महल के लिए निकल चुके थे। इसके बारे में महारानी और महाराज दोनों ही नहीं जानते थे। एक तरफ महारानी मधु को महल बुलाकर राजकुमार और उनको एक दूसरे के करीब लाने के बारे में सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ महाराज को भी राजकुमार यशवर्धन के लिए एक काम मिल चुका था जो वो उन्हें सौंपना चाहते थे। महाराज अपने कक्ष में बैठे कुछ मंत्रियों से बात कर रहे थे जब उन्होंने अचानक से कहा, ठीक है, मुझे यकीन है कि ये काम यशवर्धन अच्छे से कर पाएगा। ये कहकर महाराज ने एक सिपाही की ओर देखा और उससे कहा, राजकुमार यशवर्धन से कहो कि कुछ देर में मुझसे मिलने आए। जी। ये कहकर वो सिपाही कमरे से निकल गया। महाराज राजकुमार यशवर्धन से पास ही के राज्य पर आक्रमण करने के बारे में बात करना चाहते थे। कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी कि पास के राज्य के राजा की मौत हो गई थी और गद्दी को लेकर प्रजा में काफी बातें चल रही थी। उस राज्य के महल में भी गद्दी को लेकर लड़ाई जारी थी, क्योंकि इस वक्त राज्य बहुत कमजोर था। ये बिल्कुल सही समय था आक्रमण करके उसे हथियाने का। यही सोचते हुए महाराज ने ये काम राजकुमार यशवर्धन को सौंपने के बारे में सोचा था। एक तरह से ये राजकुमार यशवर्धन का पहला कार्य था जो उन्हें पूरा करने की जरूरत थी, ताकि वो खुद को सिर्फ महाराज के आगे नहीं बल्कि प्रजा के आगे भी साबित कर सके कि वो महाराज के बाद गद्दी के लायक हैं। महाराज अभी भी अपने कर्मचारियों से बात कर रहे थे जब वो सिपाही वापस लौट कर आया और दाखिल होते ही बोला, महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज ने उसकी ओर देखकर पूछा। कर्मचारियों की नजर भी अब उस सिपाही की ओर थी जो कि राजकुमार को ढूंढने गया था। द्वारपाल का कहना है कि राजकुमार मेवाड़ गए हैं। ये शब्द सुनते ही महाराज के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मेवाड़? लेकिन क्यों? राजकुमारी रूपमती को वापस लाने, उस सिपाही ने आगे कहा और अपना सर झुकाकर कदम पीछे ले लिया। महाराज के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि राजकुमार का ये फैसला उनके लिए भारी पड़ने वाला था। महाराज ने तुरंत ही कर्मचारियों और सिपाहियों को कमरे से बाहर भेज दिया और किसी से कहकर महारानी को अपने कक्ष में बुला लिया। महारानी भी उन्हीं की तरह इस बात से अनजान थी। जब वो कक्ष में आई तो वो बोली, क्या बात है महाराज? अचानक से आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं कुछ काम कर रही थी, इतना जरूरी भी? महारानी आगे कुछ कहती उससे पहले ही महाराज ने कठोरता से कहा, क्या यशवर्धन आपको बताकर गया है? मुझे बताकर? लेकिन कहाँ? महारानी ने ये शब्द जैसे ही कहा, महाराज का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। महाराज अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोले, तो अब यशवर्धन ने खुद ही फैसले लेना शुरू कर दिया है। महारानी अभी भी उनकी बात समझ नहीं पा रही थी।
महाराज ने जब उन्हें पूरी बात समझाई तो वो भी ये बात सुनकर हैरान हो गई। उनके चेहरे पर भी गंभीर भाव साफ नजर आने लगे। ये यशवर्धन ने बिल्कुल सही नहीं किया है। महारानी ने ये शब्द कहे और फिर वो गुस्से से बाहर महल के द्वार की ओर देखने लगी। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के महल में एक और बैठक रखी गई राजकुमारी रूपमती को लेकर। राज दरबारी एक दूसरे में महाराज से रूपमती की सजा को लेकर बात कर रहे थे। इन सब में राजकुमारियों के पास बोलने का कोई हक नहीं था। दरबारी केवल आदमी थे और उन्हीं का फैसला आखिरी फैसला माना जाने वाला था। वहीं भीड़ में दासियों के बीच खड़ी मीरा बहुत परेशान थी। रूपमती के साथ जो कुछ हो रहा था वो गलत था और वो उसके लिए खड़ा होना चाहती थी। अचानक से एक दरबारी ने तेज आवाज में कहा, राजकुमारी रूपमती माफी के लायक नहीं है। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 4 बार न सिर्फ मेवाड़ के महाराज का बल्कि राजकुमार यशवर्धन का भी अपमान किया है। उन्हें इन सब की सजा मिलनी चाहिए। मेरा मानना है कि सजा के तौर पर काल कोठरी भी उनके लिए कम है। ये शब्द सुनते ही मीरा के चेहरे के भाव चिंता में बदल गए। आखिर क्या कदम उठाएगी मीरा रूपमती के लिए, और क्या राजकुमार यशवर्धन सही समय पर रूपमती के पास पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।